दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 12 पादप में जनन। इस अध्याय में आप जानेंगे कि पादप या पौधों में जनन कैसे होता है, इसकी प्रमुख विधियां कौन सी हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, फलों और बीजों का विकास किस प्रकार होता है और अंत में बीज प्रकीर्णन क्या है और यह किस प्रकार होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 12 पादप में जनन। दोस्तों अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पौधों और जंतुओं के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है और आप जानते हैं कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता में संतति का जन्म जनन कहलाता है। दोस्तों सभी जीव अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए उनमें जनन होता है और माता पिता से संतति या बच्चों का जन्म जो है वो जनन कहलाता है। लेकिन पौधे जनन कैसे करते हैं, उसमें जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था और पौधे के विभिन्न भागों के नाम जो हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल और इसके अलावा फूल के भी कई भाग होते हैं जैसे पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल पुंज इत्यादि इत्यादि। लेकिन देखिए अधिकांश पौधों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। अधिकांश पौधों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। तो जानिए कि पौधों के मूल, तना और पत्तियां होती हैं अधिकांश पौधों में। ये पौधों के कायिक अंग कहलाते हैं और वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए आपने देखा होगा और यही पुष्प या जो बौर होते हैं बाद में आम के रसीले फलों का निर्माण करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। दोस्तों हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक दिया जाता है। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं और यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों पुष्प जो होते हैं वो पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं और किसी फूल में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग अथवा दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पौधों में किन किन विधियों से संतति उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पौधों में जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो पौधों में जनन की दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? तो दोस्तों अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे के लिए बीजों का होना आवश्यक है और लैंगिक जनन नए बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि नए पादप जो हैं वो बीज अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख विधियां हैं इसमें देखिए कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है और चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कायिक प्रवर्धन क्या है? तो कायिक प्रवर्धन जो है पौधों या पादपों के जनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें पौधे के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। आपने गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को दबाकर देखिए वहाँ से आपने कलम बनाया होगा और इस टुकड़े का कर्तन जिसको कलम कहते हैं, कलम को मिट्टी में दबा देने से वहाँ से जब आप नमी प्रकाश की व्यवस्था कर देते हैं तो वहाँ से जड़ें उग आती हैं और उनसे थोड़ा सा अलग हटकर जड़ों सहित उस पौधे को काटकर अलग रोपा जा सकता है और नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए अक्ष से जुड़ी हुई कलिका और पर्वसंधि। तो किसी गुलाब के तने की कलम से जनन इस प्रकार से होता है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसके अलावा आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। दोस्तों पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष
के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोह या अंकुर के रूप में विकसित होती हैं। इनको कायिक कलिका कहते हैं। तो कायिक कलिका आपने समझ लिया कि क्या है। जो कलिकाएं होती हैं वो प्ररोह या अंकुरों के रूप में विकसित होने लगती हैं। इनको कायिक कलिका कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है आलू, इसमें आलू की आँख में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पंक्तियाँ होती हैं। आलू की आँख से किस प्रकार से ये देखिए पौधे का अंकुरित होता हुआ पादप का भाग है और यहाँ पर इसकी जड़ें भी निकल गई हैं। इसी प्रकार दोस्तों आलू के अलावा अदरक से भी इसी प्रकार की जड़ें निकलती हैं और जो वो चिन्ह होता है जहाँ से जड़ें निकलती हैं उसे उसकी आँख कहा जाता है। दोस्तों और आपने आलू की बुआई होते हुए देखा होगा, या तो छोटे छोटे आलू के दानों को बो दिया जाता है या फिर बड़े आलू को काटकर उसकी आँखों की संख्या के हिसाब से उसको बोया जाता है, जिससे वो अंकुरित होकर एक नए पादप का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अदरक अथवा हल्दी को भी ऐसे ही उगाया जाता है। एक पौधा होता है दोस्तों ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को पत्थरचट्टा भी कहा जाता है। इसमें पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं और इस पादप की पत्ती यदि आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। दोस्तों कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म देती हैं, जैसे शकरकंद और डहेलिया के पौधों में। अब देखते हैं यहाँ पर ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा की जो पत्ती होती है इसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं और यहाँ से नए पौधों का निर्माण होता है। दोस्तों कैकट्स या नागफनी जो होता है उसके पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं और प्रत्येक विलग्न जो भाग है नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं? तो दोस्तों कायिक प्रवर्धन के द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल जो होते हैं वो कम अवधि में ही आ जाते हैं और नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा आप लैंगिक जनन के बारे में भी जानेंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में जो है वो केवल उसी पौधे के गुण पाए जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया दोस्तों मुकुलन है। तो आपने इष्ट के बारे में पढ़ा होगा, इसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इष्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। दोस्तों इष्ट एक एकल कोश की जीव है और इनका जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीदें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दें और उसे जल में घोल दें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रख दें और 1 घंटे के बाद इस जो है पात्र को जो है आप देखेंगे उसकी द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नई ईस्ट कोशिकाएं किस प्रकार से जनन होती हैं। और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन को यहाँ पर दिखाया गया है। ये ईस्ट कोशिका है, विकसित होता मुकुल और इसके अलावा एक नवीन मुकुल का निर्माण हुआ और फिर एक नवीन श्रृंखला और तीनों मिलकर अलग अलग प्रकार के इष्ट कोशिका का निर्माण करते हैं। दोस्तों इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है और मुकुल में क्रमशः वृद्धि होती है और जनक कोशिका से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनती है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई इष्ट कोशिकाएं बनने लगती हैं और कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है और यदि यह प्रक्रिया चलते रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक प्रक्रिया और है दोस्तों खंडन। आपने तालाबों और ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में गहरे रंग के अपवंकी गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए गुच्छे देखे होंगे। ये शैवाल होते हैं। यहाँ पर देखिए स्पाइरोगायरा शैवाल का ये काट दिखाया गया है। तो दोस्तों शैवाल जब जल और पोषक तत्व पाते हैं तो ये वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर लेते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कुछ ही समय में जो तालाब है या कोई जल क्षेत्र है वो एक बड़े क्षेत्र में शैवाल वहाँ पर फैल जाते हैं।
अब आइए देखते हैं बीजाणु निर्माण। दोस्तों, आपने देखा है कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उगाते हैं और डबल रोटी पर रुई के जाल जैसे बीजाणु आप देखेंगे। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये हवा में तैर जाते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु जो है दोस्तों, ये अलैंगिक जनन करते हैं और प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप पर और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है वो जनन कर सकते हैं और इनके पास जो है कठोर सुधारात्मक या सुरक्षात्मक आवरण होता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप भी जनन बीजाणुओं द्वारा इनका होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्न में बीजाणु द्वारा जनन किस प्रकार से होता है उसको इस चित्र में दिखाया गया है। अलैंगिक जनन आपने पढ़ लिया कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। उसके बाद आइए देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। दोस्तों, पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, आपने जान लिया। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। तो आप इसको पुष्प में या सरसों के फूल से या गुड़हल के फूल से आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, आप सरसों या गुड़हल का या पिटूनिया का कोई फूल लेकर इसके जनन अंगों को अलग करिए। पुंकेसर और स्त्री केसर का अलग अलग अध्ययन करिए। जैसे ऐसे पुष्प जिसमें तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, ये एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। इन पुष्पों में जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे के पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में जो है वो द्विलिंग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर जा सकते हैं। देखिए, एक पौधे का ये पुंकेसर वाला भाग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये बीजांड वाला भाग है किसी पौधे का और इसे अंडाशय कहा जाता है। तो ये स्त्री केसर है और ऊपर का चित्र आपने पुंकेसर को देखा। दोस्तों, पुंकेसर में परागकोश और तंतु को आप पहचान सकते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं और मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। दोस्तों, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि परागकण में जो नर युग्मक होते हैं वो बीजांड में पहुंचते हैं किस प्रकार से, जिससे उनका परागण होता है और नए बीजों का निर्माण होता है। तो देखिए, सामान्य रूप से परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं इसलिए वो वायु या जल द्वारा बहकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पे बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और जब कीट उसी प्रकार किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है वो परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं और जब ये किसी दूसरे पुष्प के परागकण पर या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। तो आपने समझ लिया परागण क्या है। अब आइए जानते हैं निषेचन। दोस्तों, नर और मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग द्वारा बनी गई कोशिका, इसको युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। यहाँ पर देखिए चित्र में अंड कोशिका यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके अलावा अंकुरित होता परागकण है, ये परागनलिका है और ये युग्मनज का निर्माण यहाँ पर किस प्रकार से होता है इसकी प्रक्रिया दिखाई गई है। दोस्तों, फल और बीजों का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में विकसित हो जाता है, जबकि फूल के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ गूदेदार फल होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा और कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। तो यहाँ पर आइए देखते हैं
सेब का चित्र दिया गया है और एक बादाम का चित्र दिया गया है। दोस्तों कुछ फलों में जो है वो रसीले होते हैं, जिसमें इनकी परत जो है मुलायम होती है और खाने योग्य भाग होता है, जबकि कुछ भाग जो होते हैं, कुछ फलों के भाग कठोर होते हैं। अब आइए देखते हैं बीज प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं और ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी जंगल अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके हुए दिखाई देंगे। क्या आपने ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना करिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? दोस्तों, पादप के जो नए उगे पौधे हैं, उनके बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होगी और उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। और पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है और इससे एक ही प्रकार के पादप के जो नए उगने वाले पौधे हैं, वो सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन जो है पादप को व्यापक क्षेत्र में विस्तारित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों के रूप में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। और इसीलिए देखते हैं कि एक ही पौधा देश के या अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सहजन या ड्रमस्टिक और द्विफल मैपिल के बीजों को दिखाया गया है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन या ड्रमस्टिक जो होता है और द्विफल या मीपल जैसे पादप के पंख युक्त बीज होते हैं। घासों के हल्के बीज अथवा मदार के रोम युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त फल, ये सब पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। जैसे दोस्तों नारियल है, नारियल के जो फल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लवन करते हैं और समुद्र तटों पर जाके उनका विकास भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ बीज जो है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। विशेष रूप से कंटकी या कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर स्थानों तक ले जाए जाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये जो रोम युक्त पौधे हैं, ये हवा के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। दोस्तों, जो जानवरों के चिपकने या यूरेना और जैंथियम जैसे जो पौधे होते हैं, इनके बीज जानवरों से चिपक कर अलग हो जाते हैं और कुछ पौधों के फल जो हैं वो झटके के साथ फट जाते हैं और उनके अंदर के बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। इसमें एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय का सार संक्षेप इस रूप में देख सकते हैं कि सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादपों में दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन द्वारा होती हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। दोस्तों, पुष्प जो है वो पादप के जनन का अंग होता है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। नर युग्मक जो हैं वो परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। पर परागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है और निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास दोस्तों भ्रूण के अंदर होता है। अब फल के बारे में जानते हैं।
तो देखिए, फल एक परिपक्व अंडाशय होता है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। और बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या को वृद्धि रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। तो ये था आज का अध्याय, और बहुत आसानी से हमने समझने का प्रयास किया कि पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, उसकी विधियां कौन सी हैं। इसके अलावा फल का निर्माण, बीजों का विकास और फलों और बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।